नमस्कार साथियों, आज 24 जनवरी को आप और हम मिलकर राष्ट्रीय बालिका दिवस का जश्न मना रहे हैं। एक ऐसा दिन जो हमारी देश की बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास को पूरी तरह से समर्पित है। दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत साल 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य है बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लिंग अनुपात में सुधार, लिंग भेद, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाना और कार्य क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसरों को बढ़ावा देना। भारत में जानी मानी महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। फिर वो रानी लक्ष्मीबाई और सरोजिनी नायडू जैसी स्वतंत्रता सेनानी हो, या भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी राजनीतिक नेता हो, या बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम, साइना नेहवाल जैसी बैडमिंटन सुपरस्टार, और अंतरिक्ष में भारत की तरफ से पहुंची पहली महिला यात्री कल्पना चावला हो, या फिर शौर्य के प्रतीक विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी हों। इन सभी महिलाओं ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये सब तभी संभव हो पाया जब इन महिलाओं को बालिकाओं के तौर पर बढ़ावा दिया गया, प्रोत्साहित किया गया और इनके विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथियों, हमारी सरकार द्वारा भी ये समय समय पर सुनिश्चित किया जाता है कि हमारे देश की बच्चियों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसके लिए हमारे सामने कई सारी योजनाएं आई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो बच्चियों की सुरक्षा, शिक्षा और लिंग भेद और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाने पर आधारित है। उदिता योजना, जो बच्चियों में माहवारी से जुड़ी जानकारियां और जागरूकता फैलाने पर आधारित है। लाड़ो बचाओ अभियान, जो बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने की मुहिम है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ही सशक्त वाहिनी कार्यक्रम, जो पुलिस और अन्य शासकीय विभागों में महिलाओं की भर्ती के लिए निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा के प्रशिक्षण पर आधारित है। इन सभी योजनाओं के तहत इन बच्चियों का, हमारे देश की बेटियों का विकास सुनिश्चित किया जाता है। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं राज्य महिला आयोग के सचिव श्री सुरेश तोमर जी से। सर, आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हम जानना चाहेंगे कि महिला आयोग ने पहले के समय में और आज के समय में बालिकाओं की स्थिति में क्या क्या बदलाव देखे हैं, अभी से लेके पहले के समय तक क्या क्या सुधार हुए हैं और आपको क्या क्या संभावनाएं नज़र आती हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय बालिका दिवस की सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, अगर हम पिछले 1 या 2 दशक की बात करें तो निश्चित रूप से इसमें काफ़ी सुधार आया है। जो बालिकाओं की स्थिति है उसमें बहुत सुधार आया है। अगर हम 2 मुख्य जो आंकड़े हैं उनकी बात करें, जैसे पहले जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो काफ़ी कम था, यानी कि 2011 का जो सेंसस था उसमें जो सेक्स रेशियो था वो मध्य प्रदेश का 919 था, लगभग भारत का भी इतना ही था। लेकिन पिछले 10-15 साल में जो मुख्य तौर पर सबसे पहले बेटी बचाओ अभियान चलाया गया मध्य प्रदेश में, दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, उसका प्रभाव ये है कि सेक्स रेशियो में बहुत सुधार आया है।
NFHS 5 का जो डेटा आया है उसमें ये 956 तक पहुंच गया मध्य प्रदेश में। तो इसका तात्पर्य ये है कि हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और इस मामले में बहुत चेतना आई है। इसी तरह से हम दूसरा एक आंकड़ा है जो सीधे सीधे बालिकाओं से या एडोलसेंट से संबंधित है, और वो है बाल विवाह का आंकड़ा। तो इसमें भी निश्चित रूप से जो पहले जो बाल विवाह होते थे वो उसका परसेंटेज लगभग 33 था, और ये कम होकर अब 23% रह गया है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हम जो मेजर इश्यूज़ हैं बालिकाओं से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी योजनाएं हैं, उसकी वजह से बालिकाओं के प्रति जो हिंसा है या बाल विवाह है, ये सब जो भी इंडाइसेस हैं उसमें काफ़ी सुधार पिछले 10-15 साल में आया। सर, बालिकाओं की स्थिति जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा, सुरक्षा, विकास के क्षेत्र में आयोग की क्या भूमिका रही है, इसमें हम चाहेंगे कि आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह से महिलाओं पर जो हिंसा होती है या महिलाएं जो किसी भी तरह के शोषण का शिकार हैं उसको कैसे उससे मुक्ति दिलाई जाए। तो इस संबंध में हम लगातार आयोग के कहने पर और आयोग की रिकमेंडेशन पर कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस लगातार जो एब्डक्शन होते हैं या ट्रैफिकिंग होती है उसमें किस तरह से बालिकाओं को ढूंढा जाए और उनको उनके परिवार तक पहुंचाया जाए, तो इस तरह के कई सारे कार्यक्रम हैं। इसके अलावा विभाग और आयोग मिलके कई सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है उनके अपग्रेडेशन के लिए। और हमने किस तरह से स्कूल्स में ये कहा है कि स्कूल्स में इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे जेंडर इक्वलिटी का वातावरण समाज में बन सके और परिवार लड़के और लड़की के बीच में जो भेदभाव होता है उसको खत्म कर सकें। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हम आए हैं भोपाल के बाणगंगा परियोजना के आंगनवाड़ी क्रमांक 1061 में, जहां पे हमारे साथ जुड़ी हैं मनीषा जी। मनीषा जी, आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं। आपकी प्यारी सी बेटी कितने दिनों की है? 1.5 महीने की है। 1.5 महीने की है, और इसका नाम आपने क्या रखा है? परी। परी। परी रखा है। परी क्यों? परी क्योंकि बहुत अच्छा नाम है और बहुत सुंदर हुई थी, उसके पापा को बहुत अच्छा लगा था नाम ये। अच्छा, बेटियों को अक्सर लक्ष्मी का या देवी का रूप कहा जाता है, और आपकी बेटी इतनी सुंदर है और परी जैसी फरिश्ते के समान यहाँ पर आई है, तो आपको इसकी ढेरों शुभकामनाएं। मनीषा जी, हम जानना चाहेंगे कि इस आंगनवाड़ी से आपको परी के पालन पोषण में किस प्रकार की सहायता मिलती है? पूरी सुविधा मिलती है हमको आंगनवाड़ी में, और टाइम पे सब टीके वगैरह सब लगते हैं। बहुत अच्छा आंगनवाड़ी है, सारी सुविधा मिलती है हमको। और यहाँ पे जिस तरीके से मंगलवार के दिन या दूसरे मंगलवार को जिस तरीके से गोद भराई का कार्यक्रम होता है, तीसरे मंगलवार को जिस तरीके से अन्नप्राशन का कार्यक्रम होता है, तो इस तरह के कार्यक्रमों में आप भाग लेती हैं परी के साथ? हाँ, बिल्कुल लेते हैं। और आपका अनुभव कैसा होता है? बहुत अच्छा। इसकी गोद भराई के कार्यक्रम में आप यहाँ पर थी परी? हाँ, परी की गोद भराई में मैं आई थी, बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छे से गोद भराई करी थी, बहुत अच्छा लगा था। मनीषा जी, आपकी इतनी प्यारी सी सुंदर सी बेटी है परी। परी को लेकर आपने क्या सपने देखे हैं? उसका भविष्य कैसा होगा? आप उसका भविष्य किस तरह देखती हैं कि वो बड़ी होकर कैसी बनेगी? हम उसको बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छी काबिल बने, अपने पैरों पर खड़ी रहे और अच्छा उसका जीवन हो, बस और कुछ नहीं। स्वस्थ हो और कुछ नहीं। साथियों, अगर हम भारत में बालिकाओं की स्थिति को आंकड़ों की कसौटी पर देखें तो ये सफ़र चुनौतियों और उम्मीद दोनों की कहानी कहता है। जन्म के स्तर पर भारत में सेक्स रेशियो एट बर्थ यानी प्रति 1000 लड़कों पर जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या प्राकृतिक रूप से लगभग 950 होनी चाहिए। साल 2001 में ये अनुपात घटकर 905 तक पहुंच गया था। ये एक गंभीर चेतावनी थी। लगातार प्रयासों और जागरूकता अभियानों के परिणाम स्वरूप साल 2014-15 में ये बढ़कर 918 हुआ और हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब ये लगभग 930 तक पहुंच चुका है। सुधार स्पष्ट है। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव और भी उत्साहजनक है।
1951 में जहां भारत में महिला साक्षरता दर केवल 8 से 9% थी, वहीं 2011 में ये 65% हो गई थी और आज ये दर लगभग 74 से 75% तक पहुंच चुकी है। प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं का नामांकन लगभग समानता दर पर है। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन अनुपात 68 से 70% तक के आसपास है और उच्च शिक्षा में भी लड़कियों की भागीदारी करीब 48 से 50% तक पहुंच गई है। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि बालिका सशक्तिकरण केवल नीति का विषय नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हर सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त बालिका देश के उज्जवल भविष्य की नींव है। मैम, आपने एक सरकारी स्कूल में रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचारों को बढ़ावा दिया है। हम चाहेंगे कि आप हमसे, हमारे दर्शकों से उनकी जानकारी साझा करें। ज़रूर करूँगी और बहुत खुशी से करूँगी। इसलिए भी करूँगी कि जब हम कुछ चीज़ें हमारे मन में होती हैं पर हमें पता नहीं होता कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है या उसको आगे कैसे बढ़ाना है, तो जब हम इस तरह की बातें किसी और से सुनते हैं या समझते हैं तो हमें भी नए रास्ते और नई राह मिलती है। मैं सरकारी विभाग की या सरकारी जो सेवा होती है उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि रास्ते अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। आपने 10 सोचे हो तो शायद 10 के 10 ना निकलें, लेकिन उनमें से 5, 6, 7 रास्ते तो आप निकाल ही लेंगे अगर आप सोचने पर आएँ कि कैसे किया जाए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो और दूसरा मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि बच्चों में कभी उनकी क्षमताओं में कोई कमी नहीं होती। आप ये सोचें कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कई बार उनको बच्चे भी सोचते हैं कि हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत सारी सुविधाएं, पर वास्तव में सरकारी स्कूल के बच्चे हों या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों, बच्चों में अंतर्निहित क्षमताएं बहुत सारी हैं। सिर्फ हमें उनको आगे लाके उनके अंदर ये भरोसा, ये विश्वास जगाना होता है कि तुम कर सकते हो। हमारे यहाँ का ये स्लोगन है जो मैंने आने के बाद दिया है बच्चों को कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू एंड यू विल डू। तो तुम कर सकते हो और तुम करोगे। और जब सारे बच्चे मिलकर इसको एक आवाज़ में जब इसको प्रतिध्वनित करते हैं तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। मैंने कुछ ख़ास तो मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें तो अभी नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, जैसे हमारे यहाँ बालिका गृह की बच्चियाँ भी पढ़ने आती हैं, तो जब वो शुरू में मैंने उनको देखा तो वो उनकी यूनिफॉर्म अलग थी और हमारे यहाँ के बच्चों की यूनिफॉर्म अलग होती है। तो मैंने उनकी वार्डन से बात की और कहा कि हम क्यों नहीं इनको सेम एक ही यूनिफॉर्म में हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो बच्चियाँ जब यहाँ आएँ तो यहाँ की बच्चियों से वो अपने आप को बिल्कुल भी अलग महसूस ना करें। वो भूल जाएं उतनी देर के लिए, 6 साढ़े 6 घंटे के लिए, कि वो किसी ऐसी जगह से आ रही हैं जो सामान्य तौर पर चर्चाओं में नहीं होती है या नहीं ली जाती है। तो और वो कोशिश रंग भी लाई। हमारे यहाँ जो वार्षिक उत्सव होता है, हमने उसमें उन बच्चियों को कई सारे प्रतियोगिताओं में जब उन्होंने वो प्राइजेस जीते तो दिए, और उनके चेहरे की जो रौनक थी वो देखने लायक थी। और ख़ास तौर से अपने टीचर्स को भी मैंने ये कहा कि कभी भी आपकी बातचीत में या आपके व्यवहार में ये नहीं झलकना चाहिए कि आप इनको अलग तरीके से इनके बारे में सोचती हैं या अलग तरीके से बाकी बच्चों से अलग इनको ट्रीट कर रहे हैं। इन्हें बिल्कुल इनका एक हिस्सा बना के रखिए और इन्हें ये भरोसा दिलाइए कि आप सुरक्षित जगह पर हैं और आप इन्हीं के बीच का एक हिस्सा है। ऐसे हमारे यहाँ अभी तक कभी बच्चे बाहर नहीं गए थे, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में खजुराहो फेस्टिवल में जो 2000 बच्चों ने एक साथ डांस किया था, उसमें हमारे यहाँ की 7 बच्चियों ने हिस्सा लिया। और चुनौती ये थी कि उनके जो पेरेंट्स थे वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये जो बच्चे हैं बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उनको भरोसे में लेना, भरोसा जगाना सबसे बड़ा काम होता है। बाकी का तो फिर अपने आप
चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन वो विश्वास कर पाएँ कि जो उनके लिए किया जा रहा है या जो उनको कहा जा रहा है वो उनके हित में है और उससे उनका कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो चुनौती का सामना करते हुए उन पेरेंट्स से बात की और वो तैयार नहीं थे पहले 10 बच्चियाँ थीं, जिनमें से केवल 7 के पेरेंट्स बहुत मुश्किल से तैयार हुए। लेकिन जब वो बच्चियां वहाँ से लौट कर आई और जब उन्होंने अपने सारे अनुभव उनको बताए घर में कि किस तरह से उनको कितना मज़ा आया और इतने बड़े भव्य मंच पर उनको अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिला भरतनाट्यम के ज़रिए, तो और उनको वहाँ से प्रमाण पत्र भी मिले थे। तो जब प्रमाण पत्र वो लाई तो हमने उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनके हाथों से हमने वो प्रमाण पत्र उन बच्चों को दिलवाए। आप यकीन मानिए कि वो रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू थे। ये वही पेरेंट्स थे जो मना कर रहे थे कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, इनके पिता नहीं मानेंगे, इनकी माँ नहीं मानेगी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि हमने ये निर्णय लिया और ये भरोसा किया और हमारे बच्चे गए। तो हमें बहुत गर्व लग रहा है, क्योंकि वो क्लिपिंग्स भी लाए, बहुत सारी फ़ोटोज़ भी लाए खींच कर वहाँ के। तो जब वो देख रहे थे कि इतने बड़े मंच पर इतने हमारे बच्चे डांस कर रहे हैं, तो वो उनके लिए बड़े गर्व की बात थी और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए। मेरा नाम नीलाक्षी मांझी है, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ, मेरी एज 15 ईयर है और मेरा ड्रीम है कि मैं पायलट बनूँ और मेरे घर वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, पहले आप सभी को मेरा नाम कोमल राठौर है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरी उम्र 14 साल है और मेरा ड्रीम है कि मुझे IAS बनना है और मेरे परिवार वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मम्मी हैं। वो मेरी मम्मी दिन में 6-7 घंटे पढ़ने देती हैं और मेरी हॉबी है ड्राइंग। मैं पेंटिंग बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, जैसे क्रिएटिविटी और कुछ मैं सीखती हूँ और बस। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम पार्वती वाल्मीकि है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मुझे बड़े होके टीचर बनना है और मेरे पापा मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं अनुशासन मंत्री इसलिए बनी हूँ कि मैं सबको अनुशासन में रखूँ, अनुशासन का पालन करूँ और सबको अनुशासन रहने के लिए वो करूँ मदद। नमस्ते, मेरा नाम सलोनी राठौर है, मैं 13 साल की हूँ और मुझे बड़े होके बैंक मैनेजर बनना है और मैं सांस्कृतिक मंत्री इसलिए हूँ क्योंकि जो विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें मैं अपना सहयोग दूँ और सब चीज़ मैनेजमेंट करूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम आरती मालविया है, मैं कक्षा 9th की छात्रा हूँ और मैं 14 साल की हूँ और मुझे बड़े होकर एयर होस्टेज बनना है। नमस्कार, मेरा नाम हीरा अहरवार है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ, मेरी उम्र 14 साल है और मुझे IPS ऑफिसर बनना है बड़े होके और मुझे डांस करना पसंद है। मेरा नाम उन्नति विश्वकर्मा है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ, मुझे बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना है। मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और टीचर भी सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी हॉबी है डांस। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर हम मिल रहे हैं एक बेहद प्यारी सी भरतनाट्यम नृत्यांगना सुश्री इदिका देवेंद्र से। इदिका, आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू। आप सबसे पहले अपनी उम्र बताएं, आप कितने साल की हैं? मैं 13 साल की हूँ। इदिका, आपकी पहचान एक भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में अभी से स्थापित हो चुकी है, पर ये पहचान बनी कैसे? क्या आपको हमेशा से बचपन से भरतनाट्यम का शौक़ था, नृत्य का शौक़ था? चूँकि आपने अपना ये जो नृत्य है अपनी गुरु माँ से सीखा है, तो ये कहाँ से ये बीज आया और पनपा? प्लीज़। जब मैं बहुत ही छोटी थी तब मैंने अपनी माँ को ऐसे क्लासेस लेते हुए देखा, उनको परफॉर्म करते हुए देखा, तो मेरे को भी ऐसे दिमाग में आया कि मैं भी यही करूँगी। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया फिर उसमें कि ये क्या है, क्यों है, कैसे करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है, कैसे क्या होता है, तो उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया। तो आई थॉट टू परस्यू दैट। कहीं आपको लगा कि मेरी, क्योंकि आप अपनी माँ से ही की आप शिक्षा लेती आई हैं, प्रशिक्षण ले रही हैं, तो कहीं आपको लगा कि गुरु की भूमिका और माँ की भूमिका अलग अलग है, तो आप जब वो आपको सिखाती हैं तो आप उन्हें माँ के रूप में नहीं गुरु के रूप में देखती हैं, कहीं पे वहाँ पे आपको लगा कि एक मैं यहाँ पे बेटी नहीं एक
शिष्या के रूप में यहाँ पर मौजूद हूँ? बिल्कुल, क्योंकि जब वो साथ में जब हम मम्मी मैम जब क्लास लेती थी तब वो सब पे ध्यान देती थी, ऐसा नहीं अलग से अरे मेरी बेटी है मैं करूँगी। तो से इट वाज नॉट द फीलिंग ऑफ अ मदर व्हेन शी टॉट मी विथ ऑल द पीपल। आपकी माँ आपकी गुरु रही हैं, उन्होंने आपको सिखाया है, तो निश्चित ही आपको घर से तो पूरा सहयोग प्राप्त होगा, आपको पूरा सपोर्ट हो रहा होगा। इसके अलावा भरतनाट्यम सीखने में, शोज़ करने में या पढ़ाई के साथ भरतनाट्यम बनाए रखने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और लगा कि ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है? क्या कभी ऐसा आया? हम उम्मीद करते हैं नहीं, पर क्या कभी ऐसा मौका आया? अभी तक तो ऐसा कुछ मौका नहीं आया, पर मुझे लगता है आएगा, क्योंकि अभी 10th फिर 12th, तो अभी तो नहीं है। बस मेरे को टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अभी सीखना पड़ेगा कि पढ़ाई के साथ डांस को कैसे मैनेज करें। और आप खजुराहो में भी परफॉर्म कर चुके हैं, आप देश के बहुचर्चित बहुप्रसिद्ध फेस्टिवल्स में परफॉर्म कर चुके हैं। कहीं आपको लगा कि मैं एक यंग भरतनाट्यम डांसर, मेरे सामने इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े कलाकार, मैं कैसे परफॉर्म करूँगी? क्या कभी ये ख्याल आपके मन में आता है? डर तो लगे था, डर जब खजुराहो में जब मैं गई थी तब मुझे डर तो लगा था। जब हम मतलब जैसे स्टेज रिहर्सल के लिए गए थे तब मैं सोच रही थी कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई और कुछ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी, पर वो अच्छे से हो गया। चलिए, हम बहुत खुश हैं आपकी यात्रा के बारे में सुन के। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आप दूसरी बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो यही देना चाहूँगी कि अपने ड्रीम्स को परस्यू करिए और आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आप पूरा अपनी हार्डवर्क करिए और बस अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आइए अब चलते हैं और मिलते हैं एक बेहद प्रतिभाशाली प्यारी सी अभिनेत्री अदा सिंह से। अदा, आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी, आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अदा, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे आपकी उम्र कितनी है? 13 साल, 13 years old। तो मात्र 13 साल में आपने अभिनय के क्षेत्र में बड़े सारे झंडे गाड़ दिए हैं। आप हमें बताएंगे कि आपने किन किन फिल्मों में और किन किन नाटकों में और कहां कहां पर काम किया है? मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एड्स करे हैं, मोस्टली बैंक्स पे, और गवर्नमेंट एड्स मैंने सिर्फ करोना बैंक्स पे किया है, एंड शॉर्ट फिल्म्स, और मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। मैंने बहुत सारी मूवीज़ करी है, दुर्गामती, काय रज्जू मेरी एक अपकमिंग मूवी है, सेल्फी मेरी एक अभी मेन लीड मूवी आई है, गौरिया लाइफ, जिसमें मेरा मेन लीड रोल था, एंड मैं मॉडलिंग शोज़ भी करती रहती हूँ। जब मैं 3 years की थी मैं तब से कर रही हूँ। मेरा सबसे पहला शो था सबसे बड़ा कलाकार, एक रियलिटी शो था वो। मैं ये सब मैं अपनी मम्मी से सीखती हूँ, उनने मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया इन सब में, एंड उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। वेरी गुड। ये अभिनय कहाँ से आपने शुरू किया? बचपन से अभिनय करना चाहते थे या आपको लगा कि अब अभिनय भी ट्राई करते हैं? ये कहाँ से आया ये आप में ये शौक? ये मेरी मम्मी की तरफ से आया है। वो मतलब एज उनकी तरफ से वो बोलती थी कि मैं बचपन में मिरर्स के सामने से पाउट बनाती थी एंड एक्टिंग करती थी, तो उन्हें लगा कि उनके जैसी लाइक उनकी बेटी भी टैलेंटेड है, तो उसी टाइप से उनने मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ाया। वेरी गुड। तो आपको मम्मी का सपोर्ट हमेशा मिला? हमेशा। बहुत अच्छी बात है और आप बेहद सौभाग्यशाली हैं। क्या आपको कभी लगा कि मम्मी का सपोर्ट आपके साथ है, इसके अलावा कहीं दूसरी प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करना पड़ा हो और लगा कि ये मैं इससे कैसे निपटूंगी, क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे अभिनय करना है? कभी ऐसा मौका आया? जैसे गौरैया की शूटिंग के टाइम पर, क्योंकि आप मेन लीड हैं, मेन लीड के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या आपको लगा कि मैं इससे कैसे निपटूंगी? एक्चुअली मुझे उसमें सिर्फ एक था कि वो बुंदेलखंडी में थी, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस थी, तो वो थोड़े बोलने में दिक्कत आती है। बट मेरी मम्मी के उससे लाइक ऐसा है कि आप जो कैरेक्टर है उसको अच्छे से पढ़ो और उस कैरेक्टर के अंदर घुस जाओ, उसको अपने फील करो कि कैसे वो, अगर आप उसकी जगह होती तो आप कैसे फील करती, कैसे आप उस हिसाब से एक्ट करती। तो उनकी वजह से तो मैंने ऑलमोस्ट सब किया है। बाकी स्टडी के लिए थोड़ा लगता है टाइम मैनेजमेंट की, मेरे एग्ज़ाम्स है, लाइक पीरियोडिक्स आ जाते हैं, एग्ज़ाम्स आ ही जाते हैं, तो फिर मूवी चलती रहती है, तो उन दोनों को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बस देखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पर उस प्रॉब्लम के साथ मज़ा भी आता होगा ना कि मेरी प्रॉब्लम्स कितनी बढ़िया हैं कि मैं एक्टिंग और स्टडीज़ मैनेज कर रही हूँ। हाँ कभी कभी। कभी कभी बहुत खूब। एक्टिंग के अलावा आपको और किन चीज़ों का शौक है? आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं?
स्विमिंग, स्केटिंग एंड कभी कभी थोड़ी बहुत सिंगिंग एंड थिएटर आर्टिस्ट मेनली, मतलब वो भी एक पार्ट है, बट थिएटर आर्टिस्ट एंड मॉडलिंग। मॉडलिंग भी आप करती हैं, बहुत खूब। हम कामना करते हैं कि आपका भविष्य बेहद उज्जवल हो, आप बहुत आगे जाएं और हमारे शहर का, हम सब का नाम रोशन करें। अदा, आपकी जैसी और कई सारी आप ही की तरह, आप ही की एज की लड़कियां हैं जो आप ही की तरह मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, स्विमिंग करना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका जो भी ड्रीम है, आप जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए आगे बढ़िए और कभी हार मत मानिए। कभी भी कुछ भी हो, आप हार मत मानिए। जितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, जितना जो मिलता जाता है, सब करते जाइए। हमारा भारत देश सदियों से एक पुरुष प्रधान देश रहा है। हमारे देश में स्त्रियों और कन्याओं को देवी का स्थान दिया गया है। इसके बावजूद महिलाओं और कन्याओं की सुरक्षा हमेशा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न रही है। महिलाओं और ख़ास तौर पर बालिकाओं की सुरक्षा पर और प्रकाश डालने के लिए हमने मुलाकात की भोपाल की एडिशनल एसपी श्रीमती कमला रावत जी से, जिन्होंने बेटियों की सुरक्षा और हेल्पलाइंस के बारे में हमसे जानकारी साझा की। मैम, आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस की बेहद शुभकामनाएं। आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, हम चाहेंगे कि आप बालिकाओं की स्थिति ख़ास तौर पर कानून के नज़रिए से हमसे साझा करें कि पहले के समय में क्या बालिकाओं की स्थिति रही है और अब के समय तक क्या बदलाव आए हैं, क्या सुधार आए हैं और क्या संभावनाएं अभी भी बची हुई हैं। किस तरह की चुनौतियों से लगातार हमारी बालिकाएं सामना करती आ रही हैं और किस तरीके से एक निरंतर संवाद के ज़रिए इस जागरूकता की तरफ और आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें आगे जागरूकता की ओर बढ़ना चाहिए। शुरू में ये होता था कि महिलाएं जब होते थे, बच्चे होते थे, तो वो अपनी बातें बताने में उनको पता नहीं होता था कि किससे साझा करें, और बहुत सारे ऐसे लोग उनका फ़ायदा उठा लेते थे और उनके साथ में उनकी दिक्कतें होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से और जो हमारे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप चलाई जाती हैं जिसमें उन लोगों को अच्छे से उनके बारे में, उनके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। और उनके साथ में कोई भी ऐसी असुरक्षा वाली बातें अगर होती हैं तो मध्य प्रदेश पुलिस की भी बहुत सारी हेल्पलाइन है जिसमें वो अपनी बातों को बता के अपने लिए सुरक्षा मांग सकती हैं। और साथ ही आजकल अपनी पढ़ाई वढ़ाई में भी अच्छे से ध्यान देते हैं, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वेबसाइट्स हैं, उसमें अपने लिए अपनी ट्रेनिंग करती हैं। उसमें अपना फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए भी आप स्पोर्ट्स क्लब में जाके बहुत सारे अपने फ़िज़िकल एक्सरसाइज करके अपने आप को आत्मसुरक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। मैम, आपने फिजिकल स्पोर्ट्स और एक्सरसाइजेस की बात करी। आप खुद जूडो कराटे के एक बेहद फॉर्मली ट्रेंड आप एक एंथुजियास्ट हैं, तो आप हमसे साझा करें कि हमारी बालिकाएं किस तरीके से आत्मरक्षा जूडो कराटे और इस तरह के मार्शल आर्ट्स के ज़रिए ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि वो हमेशा खुद की आत्मरक्षा कर पाएँ। आजकल क्या होता है कि स्कूलों में भी खेल बहुत मोटिवेट किए जा रहे हैं। हमारे पूरे नेशनल लेवल पे नेशनल गेम्स और स्कूल गेम्स ये सब करके उनको हर गेम में खिलाया जाता है। तो कराटे और इसके अलावा ताइक्वांडो, जूडो की भी बहुत सारे ट्रेनिंग हर स्कूल में हो रही हैं। तो उसमें आप अपने हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर इतना नेशनल लेवल पे नहीं खेलना है तो कम से कम इतनी प्रैक्टिस करा सकते हैं कि आप अपने लिए एक सुरक्षित रहने की योग्यता रखें। तो उसके लिए हमारे मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से भी ऐसे अभियान चलाए गए हैं जिसमें जो महिला सुरक्षा डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे पुलिस कर्मियों को और महिलाओं को कॉलेजेस के, स्कूलों में सब जगह भेज के उनको वो ट्रेनिंग 10-15 दिन में कराई जाती थी। तो आत्मरक्षा के लिए उनको तैयार किया जाता था। मैम, आप एक बेहद दृढ़ और शक्ति के प्रतीक के रूप में आप हमारी बालिकाओं के सामने एक प्रेरक के तौर पर सामने आ रही हैं। तो इसके लिए हमारी बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कुछ संदेश हमारे साथ साझा करना चाहें। हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के बच्चे बहुत सारा गौरव प्राप्त कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे किसी भी फील्ड में महिलाएं पीछे नहीं हैं, बस उनमें एक दृढ़ निश्चय हो, आत्मविश्वास हो और मेहनत के साथ वो आगे बढ़ते रहें। अपने लिए एक उद्देश्य रखें देश के लिए, अपने भविष्य के लिए,
कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, और मेहनत जितनी कड़क होगी आपका रिजल्ट भी उतना शानदार रहेगा। जब बात सामाजिक सरोकार की हो तो ये भी कहना ज़रूरी है कि कला के क्षेत्र में भी बेटियां कुछ कम नहीं हैं। प्रख्यात लोक गायिका श्रीमती पूर्णिमा चतुर्वेदी और साथियों से हमने सुने वे खनकते गीत जो बेटी होने का जश्न मनाते हैं। बेटी तेरे आने से मेरे घर में उजाला है, बेटी तेरे आने से घर में उजाला है, बेटी तेरे आने से लाडो तेरे आने से मेरे घर में उजाला है। दादाजी आएंगे, तेरी दादी भी आएंगी, दादाजी आएंगे, तेरी दादी भी आएंगी, बेटी तेरे आने से, बेटी तेरे आने से मेरे घर में उजाला है, लाडो तेरे आने से मेरे घर में उजाला है। ताऊ जी आएंगे, ताई जी आएंगी, ताऊ जी आएंगे, ताई जी आएंगे, ताऊ जी आएंगे, ताई जी आएंगी, बेटी तेरे आने से, लाडो तेरे आने से मेरे घर में उजाला है, लाडो तेरे आने से मेरे घर में उजाला है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हम आए हैं तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में, जहां पर हमारे साथ जुड़े हैं प्रख्यात बॉक्सिंग कोच श्री रोशन लाल जी, जो पिछले 21 सालों से बालिकाओं को बॉक्सिंग और विभिन्न स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ट्रेन करते आ रहे हैं। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका 21 साल का अनुभव रहा है बालिकाओं को ट्रेन करने में, आपका ये अनुभव कैसा रहा? आपने किस तरह के बालिकाओं को देखा और किस तरह की ट्रेनिंग देने की आपने ज़रूरत महसूस की है? हमने अभी तक यहाँ पर जब हमने बॉक्सिंग शुरू की थी, महिलाओं की बॉक्सिंग भोपाल में, तो उस टाइम बहुत ही कम बॉक्सर आते थे। बोल बोल के लाना पड़ता था घर से, उनके मदर फादर नहीं भेजते थे कि इनका नाक टूट जाएगा, शादी नहीं होगी, ये है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए मेरे पास, जिसके कारण बहुत सारी लड़कियाँ खेलों में नहीं आती थी उस टाइम में। तो बॉक्सिंग जैसा खेल है कैसे, जिसमें मुक्कों का आदान प्रदान होता है एक दूसरे के ऊपर, तो मैंने बहुत सारे स्कूलों में जाना शुरू किया, वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन देना शुरू किया, जहाँ पे गर्ल्स स्कूल थे, खासकर जैसे भैरागढ़ में था, कहीं कमला नेहरू स्कूल, सत्य साई गर्ल्स कॉलेज, और इस तरह से बहुत सारे जो वहाँ पे मैंने डेमोस्ट्रेशन दिए, फिर लड़कियों को लाया, फिर मैंने बहुत सारे प्लेयर को ऐसे घर से, अपने घर से भी खिलाया खिलाड़ियों को, उनके सामने। फिर लड़कियों को 2004 में आना शुरू हुई धीरे धीरे करके। उसके बाद 2007 में यहाँ अकेडमी खुली, उसमें हमने पहले 3 लड़कियों से शुरू किया। आज हमारे पास यहाँ से कम 80 लड़कियाँ इंटरनेशनल लेवल पे हैं, और अभी तक हमारे 65 लड़कियों को यहाँ से नौकरी में जॉब मिल चुका है अब तक। बहुत बेहतरीन, मतलब अभी तक 65 लड़कियों को जॉब मिलना, ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है। सर, हम जानना चाहेंगे, जैसे अपने चुनौतियों की बात बताई कि शादी नहीं होगी या चेहरे पे कुछ घाव आ जाएगा, इस तरह की और भी चुनौतियों का आपने सामना किया होगा, क्योंकि ख़ास तौर पर ये एक संवेदनशील मामला होता है। स्पोर्ट्स की हम बात करें और उसमें भी विशेषकर जब बॉक्सिंग की बात करते हैं, तो उन सभी चुनौतियों से सामाजिक स्तर पर और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपने इनका कैसे सामना किया एक कोच के तौर पर? कोच के तौर पर ये चैलेंज था कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि लड़कियों को प्लेटफॉर्म दिलाना है। यहाँ से उनको बहुत सारी छोटी है, इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारा उस टाइम कंपटीशन बहुत कम था कि लड़कियाँ आते ही 1-2 नेशनल खेलने के बाद अच्छे उनको रिजल्ट मिलने लगते। और 2009 में मैंने यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे चैंपियन निकाले। 2008 में इंटरनेशनल लेवल पे पहली लड़की गई हमारी कृष्णा थापा यहाँ से। तो उसके बाद हमारे बहुत सारी इतनी सारी इंटरनेशनल लड़कियाँ निकलते गए यहाँ से। हर साल में 6 से 8 लड़की यहाँ से इंटरनेशनल लड़की निकलती है। अभी इसी बैच में हमारे माई लामा है, जिज्ञासा राजपूत है अभी इंटरनेशनल लेवल पे, और अभी जो दिव्या पवार है जो इंटरनेशनल लेवल में निकले हमारे अभी जस्ट में। अभी अंजलि सिंह वर्ल्ड नंबर 2 है हमारे जो पास है। अभी उन्होंने यूएस में लास्ट ईयर उन्होंने यूएस में सिल्वर मेडल जीता था वर्ल्ड चैम्पियनशिप में।
बेहतरीन सर, ये एक बड़ा प्रमाण है कि एक कोच के तौर पर आप बेहद सफल एक प्रशिक्षक रहे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि अब यहाँ से आगे आप इन बेटियों का, इन लड़कियों का, इन बालिकाओं का स्पोर्ट्स में क्या भविष्य देखते हैं? अभी लड़कियों का बहुत ऊपर भविष्य। अब तो आर्मी सर्विसिंग, रेलवे में, सब में लड़कियों का बहुत ही अब जॉब शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपको नेशनल लेवल पर खेलने पे, 1 या 2 नेशनल लेवल पर खेलने पे आपकी नौकरी तैयार है महिला खिलाड़ियों के लिए। बेहतरीन, हम भी उम्मीद करते हैं और हमें लगता है कि निश्चित तौर पर आप जैसे कोच अगर इस फील्ड में जुड़े हैं तो हमारी बेटियां, हमारी बालिकाएं ज़रूर आगे बढ़ेंगी। सर, हम आपसे राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सभी लड़कियों के लिए एक संदेश सुनना चाहेंगे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर मैं जितनी भी बालिका हैं देश में, सब ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में भाग लें और खेल खेले। खेल से उनकी आत्मरक्षा भी होती है और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है खेल में। और लड़कियां, खासकर जो लड़कियां इस तरह से रहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, और वो अपने आप में बॉक्सिंग का खेल देख के इतने सारे मोटिवेशन हो सकते हैं कि आजकल अभी से लेकर आज की डेट में हमारे पास अब तक कम से कम 1000 लड़कियां प्रशिक्षण ले चुकी हैं यहाँ पे बॉक्सिंग का, और सभी अपनी जगह में कहीं ना कहीं वो अपनी जगह में मुकाम पा चुकी है। धन्यवाद। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हम आए हैं टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में, जहां पे हमारे साथ जुड़ी हैं फेमस बॉक्सिंग कोच मिस सोनम नायक जी, जो पिछले 6 साल से लगातार बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देती आ रही हैं और इसी के साथ हाल ही में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपनी टीम को जॉर्डन लेकर गई थी आप। जॉर्डन, अमान लेकर गई थी आप। तो आपको सबसे पहले तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं मैम। आपको भी मैम। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 6 साल से आप लगातार एज ए बॉक्सिंग ट्रेनर काम कर रहे हैं, तो आपका किस तरह का ये अनुभव रहा है? आपने इन लड़कियों में, इन प्लेयर्स में किस तरह के चैलेंजेस देखे और कैसे आपने इन चैलेंजेस को साथ मिलकर ओवरकम किया है? मैंने इन 6 सालों में काफ़ी अनुभव महसूस किया। एक्चुअली जो हमारी जो लड़कियां हैं बहुत थोड़ी सी शाय होती है, उन्हें समझाना पड़ता है, उन्हें पोलाइटली समझाना पड़ता है एंड देन उनको पुश करना पड़ता है। और सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो कि हमारे जितने भी सारे साथी कोचेस हैं और जो हमारे हेड कोचेस हैं वो सब हमें पुश करते रहते हैं ताकि हम उनको मोटिवेशन के साथ उनको आगे बॉक्सिंग के लिए प्रेरित कर सकें। मैं सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है वारिधि दुबे और मैं यहाँ की टीटी नगर स्टेडियम की एक बॉक्सर हूँ। मैं 15 वर्ष की हूँ एंड मेरा बचपन से सपना रहा था कि मैं एक बॉक्सर बनूं। मैंने सबको बचपन में मैरी कॉम, लवलीना, इन सबको देखा था टीवी पे एंड मेरा हमेशा से सपना था कि अब मैं भी देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊं ओलंपिक में एंड मेरा ये सपना पूरा हो रहा है। अभी मेरा SGFI नेशनल में सिल्वर मेडल आया है, बट उसको मैं जल्दी गोल्ड बनाऊंगी। मेरे घर वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मेरी मम्मी मेरे को हमेशा सुबह एंड शाम ट्रेनिंग लेकर आते हैं। सुबह मेरे पापा आते हैं मेरे साथ ट्रेनिंग करने एंड जब तक मेरी ट्रेनिंग नहीं होती वो लोग कहीं नहीं जाते हैं, हमेशा यहीं रहते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरे पेरेंट्स मेरा इतना सपोर्ट करते हैं एंड उनके ही सपोर्ट से मैं इस देश के लिए गोल्ड में ओलंपिक मेडल लेकर आऊँगी। मेरा नाम हिमानी घोड़के है, मेरी उम्र 17 साल है और मैं यहाँ पे बोर्डिंग में 3 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ। और मैं उससे पहले मैंने डे बोर्डिंग और पे एंड प्ले में भी ट्रेनिंग करी है, बाहर से आती थी मैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरी तरह और भी लड़कियाँ आएँ और भी लड़के यहाँ पे आके ट्रेनिंग करें। मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया है। मुझे रोशन सर के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी मेरे पापा ने कि वो बहुत अच्छे कोच हैं। उन्होंने काफ़ी यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। तो मैं चाहती हूँ और भी लड़कियाँ बाहर से आएँ और यहाँ पे आके ट्रेनिंग करें सर के अंडर। सर एक बहुत अच्छे कोच हैं, तो मैं उनके अंडर ही ट्रेनिंग करती हूँ और चाहती हूँ कि काफ़ी लड़कियाँ आएँ और भी बच्चे आएँ और सर के अंदर ट्रेनिंग करें। मेरा सपना है कि मैं अपने देश के लिए खेलूँ और अपने मम्मी पापा और रोशन सर का नाम रोशन करूँ। नमस्ते, मेरा नाम एंजल कोठारी है, मैं 17 साल की हूँ। मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं देश के लिए खेलूं और मतलब अच्छे से ओलंपिक तक जा सकूं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट बनूं। मेरे को पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। यहाँ पर आने के बाद मुझे मतलब 2 साल हो चुके हैं मुझे, और सर की गाइड से, सर गाइड करते हैं मुझे और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ अभी और सर के सपोर्ट से बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हूँ। मेरा नाम नव्या थापा है, आई एम 15 years old एंड मेरे बॉक्सिंग के करियर में इतना बड़ा करियर नहीं था मेरा, बट सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ मेरी थी कि मेरा थंब की सर्जरी हुई है, अभी टूट गया था वो
एंड उसी वजह से आई लॉस्ट माई मैनी अपॉर्चुनिटीज़ विच आई हैड, बट स्टिल आई फील लाइक कि या यू शुड नेवर गिव अप। एंड मैं सबको यही बोलना चाहूँगी दैट ऑल द गर्ल्स आउट देयर, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। बालिकाओं के मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम आए हैं एडवोकेट और फैमिली कोर्ट काउंसलर सुश्री सरिता रजानी जी के पास। हम आपसे जानना चाहेंगे मैम कि किस तरीके से पहले के समय से लेकर आज के समय तक बालिकाओं की स्थिति में बदलाव आया है, किस तरह के सुधार आए हैं और किस तरह के बदलाव और संभव हैं। नमस्कार, सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये परिवर्तन सिर्फ प्रकृति में नहीं, हमारे समाज में, हमारी सोच में, हमारे विचारों में निरंतर दिखाई देता है। यदि हम बालिकाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो हम अगर प्राचीन युग से देखें तो बालिका जिसे मातृशक्ति का छोटा रूप और बहुत पूजनीय रूप माना गया। एक युग वो था जिसमें बालिका की पूजा होती थी, बालिकाओं का आदर होता था। युगांतर में परिवर्तन के साथ बालिकाओं की अवहेलना और बालिकाओं को नज़रअंदाज किया गया। कई बार हमने ये भी देखा युगों में कि बालिका होना एक अपराध, एक पाप माना गया। कई बार बालिका का अगर पता चल जाए कि गर्भ में बालिका है तो गर्भ में ही उसकी मृत्यु कर दी जाती थी। लेकिन युग परिवर्तन के साथ हमें समझ आया कि जहाँ बेटे हमारे परिवार के लिए ज़रूरी हैं, उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बेटियाँ हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि जो अनुपात है, लिंग अनुपात है, वो निरंतर बदलता गया। समाज को जब लगा कि समाज खतरे में है, अगर स्त्री ही समाज में नहीं होगी, एक अनुपात बहुत ज़्यादा परिवर्तन में आया, तब हमें समझ आया कि बालिकाओं का होना कितना आवश्यक है। और यदि हम इस युग की बात करें तो निरंतर बालिकाओं के लिए शासन के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी बालिकाओं के लिए निरंतर दिशा निर्देश जारी किए गए, जिस पर विधायिका ने कई बार कानून भी बनाए। और अगर यदि हम आज के युग की बात करें तो बालिकाएं पूजनीय भी हैं, बालिकाएं आवश्यक भी हैं और उन्हें विधि के द्वारा भी संरक्षण दिया गया। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें हमारे संविधान में, तो बालिकाओं को पढ़ाना 14 वर्ष तक की उम्र के लिए निःशुल्क किया गया सारे बच्चों के लिए, क्योंकि बालिका को पढ़ाओ और बालिका बढ़ाओ, ये भी एक मुहिम शासन के द्वारा चलाई गई। और अगर बालिकाएं जब समाज में असुरक्षित हुईं, बालिकाओं के साथ अपराध और घटनाएं निरंतर बढ़े, उस स्थिति में भी शासन ने काम किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिशा निर्देश जारी किए, उनके संबंध में बहुत सारे कानून बने, जिसमें पॉक्सो जो हम कहें कि बालिकाओं का जो यौन शोषण से उनकी संरक्षण प्राप्त करना है, प्रदान करना है, वो भी कानून बना। और शासन के द्वारा बालिकाओं की कन्यादान योजना, सुकन्या योजना, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चलाई गईं, जिससे हमें लगा कि बालिकाएं आवश्यक हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और बालिकाओं का जो एक स्थान था कालांतर में, वो पूजनीय है। वो स्थान निरंतर अब समाज में उन्हें मिल रहा है। ढोलक बाजे मजीरा बाजे बजे सारी रात, ढोलक बाजे मजीरा बाजे बजे सारी रात। जन्मे है बेटी हमारे घर आज, जन्मे है बेटी हमारे घर आज, ढोलक बाजे मजीरा बाजे बजे सारी रात। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मेरा सभी को यही संदेश है कि सबसे पहले हम बालक और बालिका में कोई अंतर न करें। जितने हमें बेटे प्रिय हैं, बेटियां भी उतनी ही प्रिय होनी चाहिए। बेटियां जीवन में खुशहाली लेकर आती हैं, पर इसके साथ साथ हम अपनी बालिकाओं के शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखें। उनको हम कैसा पोषण दे रहे हैं, वो अनीमिया से ग्रसित तो नहीं हो रही हैं, उनका जब माहवारी का समय आता है तो हम उनकी कैसे देखभाल कर रहे हैं, उनको कैसे समझा रहे हैं, उनका पढ़ाई कैसा चल रहा है। साथ ही जब वो बालिका अडल्ट हो जाती है तो हम उसके पोषण का ध्यान, उसके अनीमिया का, सब कुछ का देखभाल हम करते रहें और अपनी बालिकाओं को सशक्त करें। लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। अगर बालिका हमारी, लड़कियां हमारी मजबूत रहेंगी तभी हमारा समाज मजबूत रहेगा। परिवार, स्कूल और समाज तीनों मिलकर ही बेटियों को समान और सुरक्षित अवसर दिला सकते हैं। जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। आइए हर बेटी को उसका हक दिलाएं, उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं।